हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आपने जैसा कहा था कि आप लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ इतिहास का दूसरा सब चैप्टर, जिसका नाम है साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। आज हम उसी को पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, तो जो भी मेरे साथी अगर बुक नहीं लिए हैं तो अपना बुक लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ पढ़िए आप साथ साथ, या जिसके पास बुक नहीं है वह मेरे बातों को आप सुनिएगा ध्यान से। आपका हमारा आज क्लास चलेगा इतिहास। ठीक है, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, क्लियर। आज लोग हम दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव सारा करा दिया हूँ, बुक सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अब उसका रह गया है सब्जेक्टिव, तो आपको सब्जेक्टिव ही करा दूंगा। ठीक है, तो आपका जो दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे आज। ठीक है, ठीक। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग जान लेंगे। ठीक है, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है। जो भी मेरे साथी जो ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं वह जाके ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए, तो आपका दूसरा चैप्टर है इतिहास का, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस बुक का पेज है 23, आप लोग 23 निकाल लीजिएगा। ठीक है, करें कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। करें कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरम पर था। ठीक है, वो घर क्या होता था 19वीं शताब्दी में कि जो हमारा मजदूर लोग थे उस पर पूंजीपति लोग क्या करते थे, उन पर बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, उनका शोषण करते थे। ठीक है, उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा के अग्रणी भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व एवं धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों एवं कारखानों तथा विपणन में सरकार का अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। ठीक है, वह कहलाता है आपका निजी आपका लाभ कहलाता है। ठीक है, निजी मतलब सभी के लिए, अपने लिए नहीं है। निजी लिए सभी लिए, कारण जो निजी लागू होता है आपका सभी के लिए होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि समाजवाद की उत्पत्ति। तो आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से आपका जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर। तो अब दिया है कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो ये आपसे एक सवाल पूछ सकता है, आप लोग हेडिंग कर लेंगे बुक में, या चाहे मैं ऑब्जेक्टिव लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, पूछेगा आपसे सवाल कि समाजवादी भावना का उदय कब हुआ था।
लिखेंगे आप ऑब्जेक्टिव। करा कि समाजवादी, इस तरह लिखेंगे, समाजवादी भावना, समाजवादी भावना का उदय कब हुआ? कब हुआ? तो आपका कब हुआ था? तो आपका 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में। आपसे इस तरह पूछ सकता है या इस तरह पूछ सकता है कि बताइए कि समाजवादी भावना का उदय कितने शताब्दी में हुआ था, ऐसे भी पूछ सकता है। आप मारेंगे क्या? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हुआ था। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योग के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीति के कारण सभी देश के श्रमिकों का जीवन नारकीय बन गया था। ठीक है। इतना शोषण करना सन पूंजीपति लोग कि जितने हमारे श्रमिक लोग थे, मध्य वर्ग के लोग थे और मजदूर लोग थे, वह क्या हो गए? उनसे बहुत गुस्सा हो गए। ठीक है, बहुत उनसे परेशान हो गए। ठीक है। इतना अत्याचार करते हैं सब, नरके बन गया। ठीक है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था और उनका क्रूर शोषण हो रहा था। वो घड़ी तो पहले मजदूरों के कुछ और आजू बा उतने, आज कम बा। ठीक है बा। पहले का होता है कि आदमी खाए खातिर खाली वो खाए खातिर वो जरूरत पड़ते हैं, वही कुछ पैसा में जरूरत रहबे नहीं करी। ठीक है, खाए खातिर आदमी काम करते हैं। ठीक है बा। तो बहुत शोषण करते हैं सब पूंजीपति लोग ना। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से निरंतर असमृद्धशाली होता जा रहा था। द्वितीय, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तेजी से पतन हो रहा था। वो घड़ी क्या होता है कि जो द्वितीय श्रमिक लोग थे उनका तेजी से पतन होता, उनका अस्तित्व धीरे खत्म हो रहा था। ठीक है। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्यता। अब इतना शोषण खाए के देवे नहीं करिए सन, इतना काम करिए सन, तो मजदूर मरबे न करी। हाँ, सब मजदूर इतना अथू कहने से अत्याचार करने से। ठीक बा। कहाँ थे? भूखे मरने को बाध्य था। वह भूखे अब रह नहीं सकते थे। अब भूखे रहते थे तो काम कराते थे लोग, पूंजीपति लोग। तो इसलिए अब कहा कि जब इस तरह काम करके मरेंगे या तो ऐसे ही मर जाए। अब मरने पे क्या हुआ? मजबूर हो जाते थे लोग, मजदूर लोग। ठीक है। करके मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी तरह से पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में किया गया। आपसे पूछेगा सवाल कि बताइए आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? कितने वर्गों में हुआ था? तो आप लिख लेंगे आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था और कौन कौन है, लिखेंगे साहब। आपको पूछ सकता है
कि आर्थिक दृष्टि से समाज का समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था और वह कौन कौन है। ठीक है, तो आपका 2 गो था, कितना आपका पहला कैंसिल हो जाएगा 2। कितने वर्ग थे? 2 वर्ग। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? 2 वर्गों में। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में हुआ था। कौन कौन था? पहला आपका था पूंजीपति वर्ग। क्या था? पूंजीपति वर्ग, यह सब पूंजीपति वर्ग थे। ठीक है, दूसरा आपका श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग में सब आ जाते थे। ठीक है, मध्य वर्ग के भी लोग यही में आ जाते थे। ठीक है, उस समय जो राजा था वो पंचपति था, और जो राजा से भी तन से कम था तो वो भी आपका श्रमिक वर्ग में ही आता था। राजा मतलब राजा। ठीक बा? हाँ। अब चलेंगे यहाँ से 2 वर्गों में बटा गया आपका पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, करें जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्र भक्तों, विचारकों को और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लाइट चली गया साथियों, ऐसा अनहार हो गया। आजकल बहुत हमारे गांव में लाइन कट रहा है। चलो जाने दो, कहाँ तक हुआ? हाँ, फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा कि जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवी विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे हम समाजवाद के नाम से जाना जाता है। जिसे हम समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इन विचारकों में सेंट साइमन, फोरियर, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देश में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की थी तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों का श्रमिक एक पारस्परिक संबंधों के विषय में एक नवी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रक्रिया अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग सम्मेलन के ही हिमायती थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूटोपियन समाजवादी क्या था। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी, जिसे हम समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था।
फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। यह लिख सकते हैं आप, इसे हेडलाइन कर सकते हैं कि बताइए कि सेंट साइमन कौन था। तो एक फ्रांसीसी था, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। कर उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे। यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर चार्ल्स फॉरियर था। वह औद्योगिकवादी था। कर औद्योगिकवाद का विरोध तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों मतलब क्या होता है, गांव होता है, छोटा नगर होता है। हाँ ठीक, कस्बों छोटा नगर। कस्बों में अब पूछता है यहाँ पर कंपटीशन में, कस्बों का अर्थ क्या होता है, छोटा नगर, ठीक है। जिसमें इसमें शासक आ जाते हैं आपका, और आपका वहाँ का व्यापार सब वही में आ जाते हैं से छोटे मोटे सब। कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्रांस बनाया। फ्रांस बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों के एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में ही हिस्सा लिया लुई ब्लॉक था। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट वॉन था। उसने स्कॉटलैंड के न्यूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ? स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। किसने? रॉबर्ट ओन ने। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए स्कॉटलैंड का स्थापना किसने किया और कहाँ किया। तो आपका न्यू लुनार्क के स्थान पर हुआ था। और किसने किया था? तो रॉबर्ट ओन। आप इसे हेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वेतनीय सुविधाएं प्रदान की और फिर उसने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक की वास्तविक श्रमिक है। परंतु उपरोक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत सच्चाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग का समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है। प्रथम यह आरंभिक चिंतक हैं जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। दूसरे मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इनसे आगे बढ़ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जीवनी हम पढ़ेंगे। क्या कार्ल मार्क्स क्या किए हैं उनका हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे पहले नंबर पूछेगा कि बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किस परिवार में हुआ था, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले नंबर पॉइंट, रुक जाओ थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आपसे पूछेगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था आपका? कब हुआ था? 5 मई 1818 में, ठीक है, 1818 में हुआ था। 5 मई 1818 में हुआ था। अब पूछेगा आपसे कि कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यह जर्मनी में, जर्मनी में, जर्मनी में हुआ था। लेकिन पूछेगा कि जर्मनी में कहाँ हुआ था? जर्मनी में कहाँ हुआ तब बताएंगे। राइन प्रांत के टियर नगर में। कहाँ? राइन प्रांत के, राइन प्रांत के टियर, टियर एगो नगर है, ठीक है, टियर नगर में, टियर नगर में, ठीक है। कहाँ? राइन प्रांत के टियर नगर में इनका जन्म हुआ था। किनका? कार्ल मार्क्स का, ठीक है। इनका परिवार क्या था? एक परिवार इनका यहूदी परिवार था। कौन सा परिवार? पूछेगा कि इनका किस परिवार में हुआ था? परिवार किस परिवार में हुआ था? पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपका यहूदी परिवार में। किसमें? यहूदी परिवार में, यहूदी परिवार में, ठीक है। अब पूछेगा यहाँ से हुआ था। अब आगे हम लोग चलते हैं तो लिखा है कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरी मार्क्स थे। का? हेनरी मार्क्स। क्या है? अब पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, पिता का नाम, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? तो हेनरी मार्क्स। क्या था? हेनरी मार्क्स, हेनरी मार्क्स था, ठीक है। अब हेनरी मार्क्स क्या थे? तो वकील थे। क्या थे? वकील थे। क्या थे? वकील थे, ठीक है, वकील थे। प्रसिद्ध एक वकील थे, प्रसिद्ध एक वकील थे, ठीक है। अब पूछेगा इससे कि जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। अब पूछेगा कि आपसे कि जो हेनरी मार्क्स थे कौन सा धर्म ग्रहण कर लिए थे? तो ईसाई धर्म। कौन सा धर्म ग्रहण किए थे? धर्म ग्रहण किए थे। कौन सा धर्म ग्रहण किए थे? तो यह आपका ईसाई धर्म। कौन सा? ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म ग्रहण किए थे, ग्रहण किए थे, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे। आपसे पूछेगा सवाल कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। पूछेगा जर्मनी में कहाँ हुआ था? तो राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। अब पूछेगा आपसे सवाल कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यहूदी परिवार में। अब पूछेगा आपसे कि कार्ल मार्क्स का पिता का नाम क्या था? तो हेनरी मार्क्स। हेनरी मार्क्स क्या थे? तो वकील थे। यह किस धर्म को ग्रहण किए थे? तो ईसाई धर्म को ग्रहण किए थे। इस तरह से सवाल बन सकता है, ठीक है। क्लियर? क्लियर। आपको मैंने यहाँ तक बता दिया। एक प्रसिद्ध वकील थे। हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचार से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। आपसे पूछेगा कि कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया? कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया? कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया? इससे पूछेंगे। कार्ल मार्क्स ने किससे विवाह किया? किससे विवाह किया? तो आपका जेनी, बचपन की जेनी, बचपन के मित्र
बचपन के मित्र, बचपन की मित्र जेनी से, क्या, जेनी से, जेनी से शादी कर लिए। ठीक बा। बचपन के मित्र जेनी से शादी कर लिए। कौन? कार्ल मार्क्स, जिनका नाम है कार्ल। ठीक बा। अब कब कब किए थे? आपसे डेटो भी पूछ सकता है कि बताइए कब किए थे, कब किए थे, कब किए थे? 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में शादी किए थे। ठीक है। अब सन भी पूछ सकता है, तो आप सन भी याद रखेंगे। जेनी से विवाह किए। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मांटेक्यू तथा रूस के विचारों का ठीक है, विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में किससे हुई, कब हुई, ये भी पूछ सकता है। तो आप लिखेंगे, आप हेडिंग भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वह इस पॉइंट खाली लिख सकते हैं। मैं जितना आपको केवल पढ़ाता हूँ, नोट कर इस पर लिखता हूँ बोर्ड पर, आप बोर्ड पर ध्यान दें, मेरे बातों पर उतना ध्यान मत दें, क्योंकि आपके पास अगर बुक रहेगा तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, अगर इसे आप नहीं लिखेंगे तो आप दोबारा अपने से नहीं बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपको पता नहीं है कि कौन से पॉइंट पढ़ना है, कौन से पॉइंट छोड़ना है, कौन से पॉइंट याद करना है। हम लोग उस रास्ते से गुजर चुके हैं, हम लोग जानते हैं कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन उठाता है, कौन सा अधिक पूछता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है। तो पूछता है आपसे कि बताइए 1800 ईस्वी में कार्ल मार्क्स 1840 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस, कहाँ? पेरिस में किससे हुई? पेरिस में किससे हुई? किससे हुआ था? तो आपका किसका? फ्रेडरिक एंगेल्स। ठीक है। हुई थी। अब चलते हैं हम आगे। जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। जैसे आपका दुर्योधन और कर्ण का मित्रता बनी रही, इसी तरह इनका भी दोनों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के बीच मित्रता गहरी बनी रही। ठीक है। एंगेल्स के विचार एवं रचनाओं के प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1858 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं साथियों। ठीक है। अपने आप विश्वास रखना चाहिए, कितनों भी परिस्थितियाँ आ जाएं, अपने आप पर भरोसा रखो, लड़ो उससे, जंग छोड़ के कभी मत भागना। ठीक है। उसकी ही विजय होती है जो लास्ट तक खड़ा होता है, उसकी विजय नहीं होती जो जंग छोड़ के भाग जाए। हाँ। कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र
साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया कब किया गया? 1848 ईस्वी में। 1848 में पूछेगा किसने किया पूछेगा आपसे किसने किया, तो आपको पता है ये इसमें कार्ल मार्क्स भी थे और कार्ल मार्क्स के साथ साथ एक एवं फ्रेडरिक एंगेल्स भी थे ने। हाँ, ये दोनों मित्र मिलकर क्या किए, जैसे कर्ण और दुर्योधन मिलकर अपना 12 वर्षों का विजय जो चलाया था उसमें बहुत प्रजाओं क्या पराजय किया था। ठीक है, इसी तरह यह भी अपना एक बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं बुक। ठीक है, अपना तिरंगा अपना लहराते हैं। जब दो वो साथी एक साथ होंगे तो आपको कोई दुनिया में झुका सकता है साथियों, तो आप एक संगठित बनाकर रहिएगा। ठीक है, तो 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जिसे अब घोषणा पत्र को समाज का जनक कहा जाता है। ठीक है, करक उपरोक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। कार्ल मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक हैं जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। साथियों मैं बता दूं, अगर आप जौन काम ठान लेते हैं तो उस काम में आप एक फौलाद बनते हैं। अगर कंटिन्यू काम करते हैं तो उस काम में आप फौलाद बन जाएंगे। तो इसी तरह हमारे कार्ल मार्क्स जी थे, यह इतना पुस्तक लिखें कि फट क्या करें, हर साल पुस्तकें लिखत रहा है। हाँ, इतना खतरनाक हो गया। हाँ, तो आप जिस काम में मन से करिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। किसने किया था? आपके कार्ल मार्क्स ने किया था। आपसे पूछ सकता है कि बताइए दास कैपिटल नाम पुस्तक की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, अब बताइए, अब देखो, अब इसी बुक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे हैं भीमराव अम्बेडकर ने लिखा संविधान, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। ठीक है, संविधान का बुक। तो इसी तरह ये भी है, दास कैपिटल नामक पुस्तक को क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक दास कैपिटल नामक पुस्तक को
किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिख लेंगे समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जो का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा तो मैं आपको संभाल लूँगा। ठीक है, क्लियर। देखिए, अब कुछ यहाँ पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हैं, तो ये आपका पढ़ना जरूरी नहीं है, तो आप इसे हम नहीं पढ़ेंगे। आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसे भी पढ़ना उतना मायने नहीं रखता है, बाकी फिर भी आपको थोड़ा सुना देता हूँ। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना या परिवर्तन के मूल में अधिक शक्तियाँ हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। इतिहास थोड़ा रुक जाए, हाँ अभी टाइम है। परिवर्तन हुआ। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं और 6वां चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण हैं। आपका पहला ऐतिहासिक चरण है आदिम साम्यवादी युग। दूसरा आपका दस्ता का युग। तीसरा है सामंती युग। तीसरा पूंजीवादी युग। आपका पांचवा है आपका समाजवादी युग और 6वां आपका साम्यवादी युग। अब यहाँ से आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ से आपका कार्ल मार्क्स और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो लिखेंगे 1864 ईस्वी में। ठीक है, आपको बुक भी पढ़ा रहा हूँ, अब बुक के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी लिखा रहा हूँ। तो साथियों बड़ी मेहनत करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, यहाँ आपसे पूछेगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1864 में। लिख लेंगे सन 1864 में। क्लियर। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को जाता है। अब पूछेगा कि यह किसने किया था, तो यह संघ आप पूछ सकता है कि किसने किया था यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपने मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक किसी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में यह है, तब तक मशीनों का सुधार
उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन काल में किसी भी सुधारक से श्रमिक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। गजब। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे हम कहते हैं सेकेंड इंटरनेशनल। कह रहा है कि विभिन्न देशों के समाजवाद दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। आपसे पूछ सकता है कि पेरिस सम्मेलन कब हुआ था। पेरिस सम्मेलन इसमें पूछेगा पेरिस सम्मेलन में मुलाकात किससे हुई था, तो फ्रेडरिक एंगेल्स से। ठीक है। हाँ, कह रहा है, कहाँ गए जी। पेरिस सम्मेलन लिखेंगे आप, पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था? पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। ठीक है। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। क्लियर क्लियर। जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाज के तेजी से फैलने का उद्देश्य था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, ठीक है, निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष एक मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपसे पूछेगा कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस। ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। पूछ सकता है आपसे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आपका 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। टारगेट हमारा 28 पेज ख़त्म करना है, इससे हम लोग ख़त्म कर देंगे टाइम से। मजदूर कर रखे, मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस की मांग किया गया। अब कोई भी मजदूर 8 घंटे से बेसी नहीं काम करेगा। ठीक है। इसलिए आप देखोगे तो 8 ही घंटा कराता है काम। कंपनियां में भले 12 घंटा कहीं कहीं करा देता है, वह चुपके से कराता है। पकड़ा जाएगा बाबू ना, रेला जाएगा। तो नियम का पालन करना सीखो कंपनियों वाले। ठीक है। नहीं तो जिस दिन पकड़ाए गए उस दिन रेला जाओगे। ठीक है। मांग किया जाना भी तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों के हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्र की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजदूर आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास इस आशा का संचार हुआ कि इतिहास उनकी तरफ है तथा भविष्य में एक ऐसे संसार का निर्माण होना है जो शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त होगा
1917 ईस्वी की बोल्स क्रांति, ठीक है, 1917 की बोल्स क्रांति। अब हम लोग 1917 की बोल्स क्रांति को थोड़ा पढ़ लेते हैं। करा कि 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस की सम्राट अथवा जार के एकतंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वसहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। हम लोग कल कारण जानेंगे, लेकिन इसको हम पढ़ने से इस एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उसे लिख लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई, क्रांति कब संपन्न हुई, कब संपन्न हुई थी, तो नवंबर 1917 में, ठीक है, इसे लिख लेंगे। तो हम लोग कारण को कल पढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट था वह पूरा हो गया, ठीक है। आप भी टारगेट बनाइए, रोज़ का रोज़, डेली प्रतिदिन टारगेट बनाइए, उसे चेंज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।